जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग किरण प्रकाशिकी का जितना भी क्वेश्चन है सब हम लोग करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को इग्नोर ना करें, इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि किरण प्रकाशिकी से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा यहीं से आएगा। इसलिए किरण प्रकाशिकी का जितना भी पार्ट डाला जा रहा है प्लीज उसे आप वॉच करें, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। जितना भी क्वेश्चन हम डाल रहे हैं आप उसे जरूर देखें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया। मिलते हैं क्वेश्चन में। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है। क्या दिखाई दे रहा है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। अगर आपको जानकारी होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट में बताइए कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। याद रखिएगा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। कितनी होती है भाई? अनंत होती है। यहां से एक सवाल और पूछ सकता है कि बताइए समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। क्या पूछेगा? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। क्या पूछेगा? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो आप एक चीज को याद रखेंगे, चाहे आपसे वक्रता त्रिज्या पूछे, चाहे आपसे फोकस दूरी पूछे, सभी का आंसर आप लोग को अनंत देना है। क्या देना है? अनंत देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू दिया है, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू दिया हुआ है, तो इसका बताइए न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि न्यूनतम विचलन कोण को डिनोट करते हैं डेल मिनिमम से, और अपवर्तनांक दे के रखा म्यू, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्या हो जाएगा भाई साहब? म्यू माइनस 1 इंटू ए। या फिर अगर अपवर्तनांक एन के अनुसार दे के रखेगा तो बताइए अपवर्तनांक का अर्थात न्यूनतम विचलन का फॉर्मूला हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू ए। कितना हो जाएगा? एन माइनस 1 इंटू ए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर लिखें। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन आपके लिए खास होने वाला है। अगले क्वेश्चन आपके लिए खास होने वाला है। देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। देखिए, बोल रहा है कि माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा दे के रखा है। तो प्रकाश का वेग माध्यम 1 से प्रकाश का वेग माध्यम 1 से भी है, तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में होगा। कितना होगा? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश का वेग माध्यम 1 में भी दे के रखा है, तो बताइए प्रकाश का वेग माध्यम 2 में कितना होगा। तो आइए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है और किस प्रकार से बनेगा ध्यान से देखेंगे। ये मान लेते हैं हमारा है पृथकार्य पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? पृथकार्य पृष्ठ। पृथकार्य पृष्ठ वैसा पृष्ठ जो माध्यम 1 और माध्यम 2 को अलग करता है, पृथकार्य पृष्ठ कहलाता है। और हम लोग मान लेते हैं ये है माध्यम 1, ये है माध्यम 1 और ये है माध्यम 2, ये है माध्यम 1 और ये है माध्यम 2। और याद रखेंगे क्रांति कोण से संबंधित अगर आप बात कर रहे हैं तो लाइट हमेशा सघन से विरल जाएगा। सघन से कहां जाएगा? विरल। तो इसको मान लेते हैं माध्यम 1 को सघन और माध्यम 2 को मान लेते हैं हम विरल। तो देखिए लाइट हमारा जो जा रहा है वो किस पे जा रहा है भाई? क्रांति कोण पे, अर्थात आपतन कोण का वैसा कोण, आपतन कोण का वैसा कोण, आपतन कोण का वैसा कोण जिसमें अपवर्तन कोण कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। आपतन कोण का वैसा कोण जिसमें अपवर्तन कोण भाई साहब कितना होना चाहिए? ये 90 डिग्री। तो बताओ इस आपतन कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रांति कोण। और क्रांति कोण दे के रखा है थीटा। कितना दे के रखा है? थीटा। तो बताओ आर बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और इस माध्यम का वर्तनांक मान लीजिए n1
इस माध्यम का अपवर्तनांक मान लीजिए n2, अगर आप म्यू से लिखते हैं अपवर्तनांक तो यहां मान लीजिए μ1 और यहां मान लीजिए μ2। और साथ में ये भी देख रखा है कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग भी है, तो बताइए माध्यम 2 में प्रकाश का वेग कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोग स्नेल का नियम यूज कीजिए। किसका नियम यूज कीजिए? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है अपवर्तनांक, और जिसमें लाइट जाएगा पहले उसको लिखेंगे और जिससे लाइट आएगा उसको बाद में लिखेंगे। तो लाइट गया किस में? माध्यम 2 में। किससे आया? माध्यम 1 से। अगर आप इसे बटे में लिखिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे n2 बटे n1, और प्रकाश के चाल के अनुसार लिखिएगा तो बताओ यहाँ लिखाएगा v1 बटे v2। क्या लिखाएगा? v1 बटे v2। तो हमको निकालना है प्रकाश का वेग, तो हमको इसके अनुसार चलना है। तो आप ये बताइए आपतन कोण का मान कितना दे के रखा है? थीटा। आपतन कोण का मान कितना दे के रखा है? थीटा। अपवर्तन कोण कितना है भाई? 90 डिग्री। और माध्यम 1 में प्रकाश का वेग भी है, तो आपको माध्यम 2 में प्रकाश का वेग निकालना है। तो आराम से निकलेगा। आइए यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और आपको पता है साइन 90 का मान होता है 1, इधर हो जाएगा v/v2। तो आप ये बताइए अगर आप इसको पलटेंगे तो ये भी पलटेगा, अगर नहीं पलटने आता है तो आप इसको ऐसे गुना करके लिखो। यहाँ पे हो जाएगा v2 इंटू साइन थीटा, v2 इंटू साइन थीटा, और v गुना 1 कितना हो जाएगा? v। तो बताइए v2 का मान कितना आ जाएगा? v बटे साइन थीटा। यही आपका राइट आंसर होगा। कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। बड़ा आसान सवाल है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, क्यों नहीं समझ में आएगा? 100% समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनाना काफी आसान हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश तंतु अर्थात या फिर प्रकाशिक तंतु, किस घटना पर आधारित होता है? सबको मालूम होना चाहिए कि प्रकाश तंतु जो होता है वो किस घटना पे आधारित होता है भाई साहब? ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। किस पे आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, जिसको आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। बताओ प्रकाशिक तंतु किस घटना पर आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पूछा जा रहा है मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो आप ऐसे सवाल को आसानी से जवाब दे सकते हैं। मृग मरीचिका का क्या कारण है? तो इसका 2 आंसर होगा, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका की घटना होती है। तो ऐसे सवाल को आप एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? बताइए ऐसे ऐसे सवाल पूछा जाता है एग्जाम में जो कि आप आंसर आराम से दे सकते हैं। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। कितना होता है भाई साहब? 2.42। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का जवाब अगर देना है तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर ले, क्योंकि एग्जाम में देखिए अगले क्वेश्चन का जवाब देना है तो आप इसे नोट जरूर कर ले। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, कहाँ है भैया? हाँ यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि जब किसी उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है, जब किसी उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होता है, तब द्रव में डुबाया हुआ लेंस किसके भांति व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है और पानी का अपवर्तनांक बताइए कितना है भाई? 1.33। ध्यान से देखेंगे तो बताओ अपवर्तनांक किसका अधिक है? लेंस का। और पानी का अपवर्तनांक क्या है? कम है। अब पढ़िए आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा है। जब किसी उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होता है। फिर से पढ़िए, जब किसी उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो आप ये बताओ
यहां पे जो पानी का अपवर्तनांक है वो क्या लेंस के अपवर्तनांक से कम है कि अधिक है? कम है। तो यहां पे बोल रहा है कि अगर अधिक होगा तब डुबाया हुआ उत्तल लेंस किसके भांति काम करेगा भाई? अवतल लेंस के भांति काम करेगा। फिर से इसे पढ़िए कि जब किसी उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होता है, अर्थात समझिए फिर से, जब आप किसी उत्तल लेंस को द्रव में डुबाएंगे और यदि द्रव का अपवर्तनांक अधिक होगा लेंस से, द्रव का अपवर्तनांक अधिक होगा लेंस से, तो वह लेंस अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो अभी से आप तैयार रहें ताकि आगे जाके आप इसे क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। तो आप याद रखिएगा कि जब किसी उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होता है, तब वह उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करती है। किसकी भांति व्यवहार करती है? अवतल लेंस की भांति। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट पढ़िए क्या है। यदि उत्तल लेंस को, क्या पूछा जा रहा भाई? यदि उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है, यहां पे लिख दीजिए, मिट गया। यदि उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम होगा। इस बार क्या है, यदि आप ऐसे लेंस को द्रव में डुबाएंगे जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम होगा, अर्थात पानी का अपवर्तनांक कम होगा और लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में उत्तल लेंस की प्रकृति नहीं बदलती है, अर्थात उत्तल लेंस की भांति ही व्यवहार करता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक कितना भाई? 1.5। तो ये हमारा लेंस है, ये हमारा लेंस है, इसे आप डुबा रहे हैं पानी में। कहाँ डुबा रहे हैं भाई? पानी में। कहाँ डुबा रहे हैं भाई? पानी में। कहाँ डुबा रहे हैं भाई? पानी में। तो बताइए इस पानी का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? इस पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.33 और ये हमारा जो कांच है उत्तल लेंस है, इसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ? 1.5। तो अब बताओ वह किसके जैसा व्यवहार करेगा? सिंपल सा आंसर है। यहाँ पे देखो लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है और पानी का अपवर्तनांक कम है, तो ये लेंस उत्तल लेंस की ही भांति व्यवहार करती है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। देखने को तभी मिलता है जब द्रव का अपवर्तनांक अधिक होगा और जिस लेंस को डुबा रहे हैं उसका अपवर्तनांक कम होगा, तो वह उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ऐसे पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है? दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर संपर्कित संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी बताइए। अर्थात दो लेंस जिनकी क्षमता कितना दिया हुआ है भाई? -15 डायोप्टर। तो आप ये बताइए अगर -15 डायोप्टर दे के रखा है तो ये कौन सा लेंस के भांति व्यवहार करता है? ये अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस का क्षमता होता है माइनस में और उत्तल लेंस का क्षमता होता है प्लस में। तो ये बताओ किस लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है? उत्तल लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है। अब क्या किया? इन दोनों को संपर्क में रखा गया, संपर्क किया गया। तो बताइए इसकी फोकस दूरी कितना होगा? तो ऐसे सवाल का आंसर आसानी से दे सकते हैं। आप ये बताइए जब दो लेंस को संपर्क में रखते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P1 + P2। P1 का मान है 15 डायोप्टर और P2 का मान है 5 डायोप्टर। तो बताइए 15 में 5 गया, कितना बचेगा भाई? -10 डायोप्टर। क्या बचेगा? -10 डायोप्टर। तो बताइए संपर्कित करने पर वह लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि बात यहाँ पे हमारा क्षमता जो आया है वो माइनस में आया है। अब बताइए फोकस दूरी निकालना है तो आप इसको सबसे पहले इसे लिखे 10 डायोप्टर को आप क्या लिख सकते हैं? 10 मीटर इनवर्स, क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रा डायोप्टर भी होता है और मीटर इनवर्स भी होता है। तो इसको आप अगर आप प्लस में लाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 10/मीटर। नीचे में कुछ नहीं है तो कितना है भाई? 1 लिख सकते हैं। और आपको पता है
कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है भाई, 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, -10/100 सेंटीमीटर और कट जाएगा। तो आइए 10 दहेक 100 कितना बचेगा भाई, -1/10 सेंटीमीटर। ये हमारा निकला, हमारा क्षमता है, लेकिन आपको निकालना फोकस दूरी। तो P बराबर होता है 1/f, P बराबर होता है 1/f। तो इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P। तो बताइए P का मान कितना दिया हुआ है, -1/10 निकला। क्या निकला, -1/10 सेंटीमीटर। तो सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। तो आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। कितना आसान है बताइए। ऐसे क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा गया। देखिए, 2 लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर, अभी जस्ट इसको बनाए हुए हैं, वही लिखा गया। चलिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बताइए। कितना आसान से सवाल है बताइए। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर भी होता है और लेंस की क्षमता का मात्रक मीटर इनवर्स भी होता है। इसलिए 1 डायोप्टर बराबर आप 1 मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्षमता का ही मात्रक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगले सवाल में देखते हैं क्या पूछा गया। देखिए, एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे के रखा है। उभयोत्तल लेंस यहाँ पे देखिए, जिसका दोनों तल उत्तल होगा। दोनों तल क्या होगा भाई, उत्तल होगा। तो अगर उभयोत्तल लेंस है तो इसका 2 वक्रता त्रिज्या होगा। कितना वक्रता त्रिज्या होगा, 2। चलिए, एक है R1 और एक को मान लेते हैं R2, और दोनों का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो बताइए इसकी क्षमता क्या होगा। तो आपको पता है इधर की दूरियां किस में लेते हैं, प्लस में, इधर की दूरियां किस में लेते हैं, माइनस में। अर्थात R1 का मान कितना है भाई, 20 सेंटीमीटर। R2 का मान कितना है भाई, -20 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है P, और P का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/f। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। अगर, और यहाँ पे अपवर्तनांक दे के रखा है, इसका कितना दे के रखा है, म्यू बराबर 1.5 दे के रखा है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1/f बराबर क्या पढ़े हैं, म्यू -1 इंटू पढ़े होंगे 1/r1 -1/r2। हमको फोकस दूरी नहीं निकालना, हमको क्षमता निकालना है। तो बताइए 1/f को क्या लिख सकते हैं भाई, p लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/f के जगह पे क्या लिखेंगे, p। चलिए, म्यू का मान कितना दे के रखा है, 1.5 -1। R1 का मान कितना दे के रखा है, R1 का मान दे के रखा है 20 सेंटीमीटर। R2 का मान कितना दे के रखा, -20। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1.5 में 1 गया, कितना बचेगा, 0.5। आगे इसको हल कीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना भाई, 20। तो 1 कितना हो जाएगा, 2/20 हो जाएगा। 2/20 हो जाएगा। तो आप इसे हल करें, आराम से हल हो सकता है। दशमलव तोड़ेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे हाँ आ जाएगा यहाँ पे 10। तो बताइए 2 पंचे 10, ठीक है। उसके बाद बताओ कितना हो जाएगा, 5 से 5 खत्म, 2 पंचे 10, 5 से 5 क्या हुआ, खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा कितना भाई, हमारे पास बचा 1/, क्या बचा है 20। तो 1/20 जब आप भागा दीजिएगा 0.5 आएगा, अर्थात आ जाएगा 0.05 डायोप्टर। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे। एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, तो इसकी आवर्धक क्षमता क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आवर्धक ग्लास, आवर्धक का मतलब समझते होंगे वह कोई पदार्थ, वह कोई ग्लास है। देखिए आवर्धक ग्लास, वह ग्लास या फिर वह कांच जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देता है, वह ग्लास जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखता है, वह कहलाता है आवर्धक ग्लास। अगर यहाँ पे आवर्धक लेंस होगा तो बोलते वह लेंस जो किसी भी वस्तु को बड़ा कर देता है। तो बताइए ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी वस्तु को बड़ा कर देता है। आप लोग सुने होंगे माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, अर्थात छोटी चीज को बड़ा करके दिखा देता है। तो यहाँ पे आवर्धक ग्लास
किसके जैसा बिहेव करता है? सरल सूक्ष्मदर्शी के जैसा। तो आप यहां पे लिखेंगे कि हमारा जो आवर्धक ग्लास है, हमारा जो आवर्धक ग्लास है वो किसके जैसा बिहेव कर रहा है? सरल सूक्ष्मदर्शी के जैसा। किसके जैसा बिहेव कर रहा है भाई? सरल सूक्ष्मदर्शी के जैसा। और देखिए इस आवर्धक ग्लास का क्षमता दे के रखा है कितना? 12 डायोप्टर। कितना दे के रखा है भाई? 12 डायोप्टर। तो आप ये बताओ, इसका पूछा जा रहा है आवर्धक क्षमता, तो आप ये बताइए सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है? समान समायोजन के लिए आप लोग पढ़ेंगे 1 + d/f। 1 प्लस क्या होता है भाई? d/f। क्या होता है? d/f। क्या होता है भाई? d/f। तो आराम से बन जाएगा। क्या होगा? देखिए 1 और d होता है हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। और f का मान चलिए निकालते हैं। तो p बराबर होता है 1/f। तो f बराबर क्या हो जाएगा भाई? 1/p। तो यहाँ पे रखेंगे कितना हो जाएगा? 12। इसको जब हल कीजिएगा तो आएगा 8.33 कुछ समथिंग। हल करके देख लेंगे। अब यहाँ पे बिठाइए 8.33। जब आप इसको भागा दीजिएगा तो ये 3 के समथिंग आता है। तो 1 + 3 बराबर आ जाएगा 4। अर्थात हमारा जो आवर्धक क्षमता होगा वो कितना होगा? 4। तो बताइए ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप कितना आराम से दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो इसी प्रकार से रे ऑप्टिक्स का 1-2 लेक्चर और आने वाला है जो आपके एग्जाम में 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो प्लीज आप ऐसे वीडियो को इग्नोर ना करें, शुरुआत से अंत तक देखें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।